अगर आप नाइजीरिया शिफ्ट होने वाले हैं या ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं तो एक सवाल सबसे मेन होता है जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि यहाँ का हाउस हेल्प सिस्टम कैसे काम करता है और यहाँ इंडिया जैसा ही मेड कल्चर है। सैलरी कितनी मिलती है, लिव इन हेल्प मिलती है, डेली बेसिस पे मिलती है या डिसिप्लिन कैसा होता है। आज मैं आपको पूरी रियलिटी बताने वाली हूँ बिना किसी फिल्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया है कि यहाँ का हाउस हेल्प सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नाइजीरिया में हाउस हेल्प सिस्टम जो है वो काफ़ी कॉमन है, खासकर सिटीज़ जैसे लेगोस, अबुजा में। यहाँ मेनली 3 टाइप्स मिलते हैं। लिव इन हाउस हेल्प जो घर में रह के काम करती है, पूरा दिन हम उसको 24 आवर्स हमारे पास रहती है। एक लीव आउट हेल्प जो सुबह आती है और शाम को चली जाती है। और नैनी, चाइल्ड केयर गिवर, जो चाइल्ड की हमारे जो बच्चे हैं, और यहाँ पे मोस्टली घरों में जो जिनके बच्चे हैं वो नैनी रखते हैं तो वो उनकी टेक केयर के लिए होती है। इंडिया की तरह मल्टीपल मेड सिस्टम यहाँ कम कॉमन है। अक्सर एक ही पर्सन यहाँ पे मल्टीपल काम करता है, जैसे क्लीनिंग हो गई, कुकिंग हो गई और चाइल्ड केयर हो गई। तो एक आदमी भी एक पर्सन भी, एक मेड को भी हम रख सकते हैं, लेकिन एक पर्सन के ये सारे काम करना तो पॉसिबल नहीं होता एक इंसान से। तो इसके लिए कुछ घरों में 2 से 3 हेल्प भी रखी जाती है, यहाँ पे रख लेते हैं। एक कुकिंग के लिए, एक क्लीनिंग के लिए और एक नैनी। तो 3-3 भी यहाँ पे लोग रखते हैं। तो ये सिस्टम है, यहाँ पे 3-3 भी रख सकते हैं और एक भी रख सकते हैं पूरे काम के लिए। 24 आवर्स भी रख सकते हैं। और कुछ का सिस्टम ये होता है, यहाँ पे बिल्डिंग्स में ही क्वार्टर दिए जाते हैं। जिसकी बिल्डिंग में क्वार्टर है वो तो पूरा दिन 24 आवर्स वहीं पे रहती है, तो किसी भी टाइम बुला सकते हैं। और जिनके कंपाउंड्स में ये क्वार्टर सिस्टम नहीं है, मेड्स के लिए क्वार्टर्स नहीं बने हुए हैं, तो वो घर चली जाती है शाम को। तो वो सुबह आती है, 6 to 5 उनकी जॉब रहती है। मोस्टली 6 o'clock सुबह ही आ जाती है और शाम को 5 o'clock वो निकल जाती है। तो ये सिस्टम है। और जैसे हमारी बिल्डिंग में तो जो हमारी हाउस हेल्प है उनके लिए क्वार्टर दिए गए हैं, तो वो तो 24 आवर्स हमारे ही पास रहती है। हम कभी भी बुला सकते हैं उनको और उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पे। सैलरी डिपेंड करती है सिटी, एक्सपीरियंस, लिव इन और लिव आउट, काम का स्कोप, अप्रोक्स रेंज। यहाँ पे जो लेगोस का एग्जांपल मैं दूँ तो जो यहाँ पे स्टार्टिंग है एक हेल्प की वो होती है 70,000 नायरा। यहाँ से इससे कम, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं होगा क्योंकि इतनी महंगाई यहाँ पे है, तो इससे कम में किसी का भी काम नहीं चलता है। तो 70,000 से शुरुआत है। तो शुरुआत यहाँ से होती है। फिर काम पे डिपेंड करता है कि किसके घर में कितना काम है, उसी पे फिर सैलरी बढ़ जाती है। तो 70 से शुरू है और फिर 1.5 लाख तक जाती है। और डिपेंड करता है कि काम क्या कर रहे हैं। जैसे नैनी है वो भी 80 या 90,000 आराम से ले लेती है। कुकिंग है वो भी 80,000 से कम कोई नहीं है। और क्लीनिंग के लिए भी 70 से 80 तक आराम से यहाँ पे जो सैलरी सिस्टम है वो आराम से दिया जाता है। और कुछ जो कुकिंग अच्छी करती है, जो कुक होती है नाइजीरियन, और क्लीनिंग भी साथ में करती है। वैसे मोस्टली कमी होती है जो क्लीनिंग कुकिंग साथ में मैनेज कर लेती है। तो वो जो होती है, जो दोनों काम साथ में करती है, वो 1.5 लाख तक सैलरी ले लेती है, 1.5 लाख नायरा तक। और आजकल नायरा का जो रेट है वो चल रहा है 1400। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 14 गुना आप इंडियन सैलरी में कम कर सकते हैं। तो 70,000 से आप 14 गुना कम कर सकते हैं। उससे रुपीज़ में पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है हाउस हेल्प सिस्टम। तो जैसे यहाँ पे 24 आवर्स रहती है उस हिसाब से। और सैलरी के अलावा भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फीडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सैलरी के साथ साथ खाने को भी काफ़ी कुछ दिया जाता है और काफ़ी हेल्प करते हैं इनकी। खाने के लिए भी कम से कम 70% हम लोग देते हैं इनको खाने के लिए और सैलरी देते हैं। और एक और पॉइंट है, जो ईयरली बोनस होता है वो होता है 1 मंथ सैलरी। तो जितनी भी इनकी सैलरी है वो 1 मंथ की सैलरी इनको दिसंबर में सभी देते हैं, उसको बोलते हैं क्रिसमस बोनस। तो बोनस सैलरी होती है, 1 मंथ एक्स्ट्रा इनको जाता है, यानी कि 12 मंथ्स अगर काम करेंगे तो 13 मंथ्स की सैलरी इनको मिलेगी। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। इंडिया में मेड्स ऑफन मल्टीपल हाउसेज में काम करती है, टाइमिंग भी फिक्स होती है और यहाँ पे
टाइम मैनेजमेंट थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, रूटीन जो रूल्स होते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं, और जो क्लियर कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्लियर ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। अब हेल्प रियलिटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 24/7 ये अवेलेबल रहती है। चाइल्ड केयर ईजी है, इमरजेंसी सपोर्ट बहुत ही ईजी है, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हाउस हेल्प के साथ मिलती है। डिसिप्लिन सिस्टम सेट ना किया जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पे। और अब बात करते हैं ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट की। नाइजीरिया में हायरिंग के समय रेफरेंस चेक ज़रूरी है, आईडी वेरिफिकेशन, एजेंसी के थ्रू हायर करना सेफर होता है। कई लोग विलेज बैकग्राउंड से आते हैं तो अर्बन हाउस होल्ड ट्रेनिंग देना पड़ता है। ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, क्योंकि जो एकदम विलेज बैकग्राउंड से आते हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि हमारे घर में काम करने का सिस्टम क्या है, तो उनको काम सिखाने में बहुत मेहनत लगती है। शुरू में तो अगर किसी ने कहीं भी काम ना किया हो तो उसको सिखाने में बहुत मेहनत लग जाती है, खाना बनाने सिखाने में और क्लीनिंग में भी सिस्टम अपने हिसाब से लाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे सीख जाती है। और अब बात करते हैं कुकिंग स्टाइल डिफरेंस की। इंडियन फैमिलीज के लिए बिगेस्ट चैलेंज होता है कुकिंग। लोकल नाइजीरियन हेल्प को इंडियन स्पाइसेस सिखाने पड़ते हैं, रोटी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, दाल कंसिस्टेंसी समझानी पड़ती है, लेकिन वंस ट्रेंड वो बहुत लॉयल और हार्ड वर्किंग भी हो सकती है। और अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेस्पेक्ट और क्लियरिटी। अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, कामली समझाते हैं, बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो सिस्टम स्मूथली चलता है। लेकिन अगर आप इनको अच्छे से नहीं समझाएंगे और एक बार में 4 काम बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो काम ठीक हो ही नहीं पाता। और इनकी एक और ख़ास बात है कि ये दोबारा से नहीं पूछते हैं कि आपने क्या बोला था। जितना एक बार में इनको समझ में आया है उतना ही समझ के ये काम करने लग जाते हैं, चाहे वो काम गलत हो जाए फिर। तो कुछ एक्सपीरियंस है ऐसे जिन पे हंसी भी आती है, और वो कभी और मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ऐसा क्या हुआ है जिस पे हंसी आती है आज सोच के। वैसे अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी तो हेलन बहुत अच्छी है, कभी भी एक्स्ट्रा आर्ग्यू नहीं है, और फालतू तो हमारे साथ कभी उसने कुछ है ही नहीं मेरे पास उसके लिए कहने के लिए, तो वो तो इसीलिए मेरे साथ वो 8 साल से है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि यहाँ पे भी सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी, तो अपना एक्सपीरियंस जब करते हैं तभी पता चलता है। तो ओवरऑल नाइजीरिया का हाउस हेल्प सिस्टम इंडिया से अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ मैनेजेबल है। यहाँ रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ज़्यादा मेंटोरशिप जैसा बन जाता है। और हाउस हेल्प को हायर करने के लिए यहाँ पे कुछ एजेंसीज हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इनको रख सकते हैं, या फिर जैसे अगर हम किसी को जानते हैं और उनकी हेल्प किसी को जानती है तो उसके थ्रू भी आ जाती है। लेकिन मोस्टली लोग एजेंट को प्रीफर करते हैं ताकि वो थोड़ा ट्रस्ट बना रहे उनके ऊपर। तो कुछ ऐसा ही है नाइजीरिया का हाउस हेल्प सिस्टम। और आप जहाँ रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बताना वहाँ पे हाउस हेल्प सिस्टम कुछ ऐसा ही है या अलग है या फिर है ही नहीं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आई होप अगर आप यहाँ पे आने वाले हैं या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पे हाउस हेल्प सिस्टम कैसा है। और आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।